जी लास्ट टाइम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पढ़ी थी गलती से, और इस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के दो पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके थे। जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम थी उससे जो कर्व हमें मिली थी उसमें हमने कहा था कि बच्चों एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का रेडिएशन स्पेक्ट्रम है उसके अंदर जो एनर्जी है बच्चों वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, क्योंकि और इसके ग्राफ की जो शेप है वो भी आपने देखा था नॉन यूनिफॉर्म थी। जिन बच्चों ने अपने नाम के आगे अपने रोल नंबर नहीं लिखे हुए वो इंशाल्लाह 1 मिनट के बाद मीटिंग से रिमूव हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद दूसरा बच्चों तरीका ये था कि दूसरा मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर का वेवलेंथ के साथ ही इन्वर्स रिलेशन था। ये सारी बातें बच्चों हमारी हो गई थी। अच्छा, अब जो तीसरा पॉइंट था ना बच्चों वो बड़ा काम का था। आप लोग देखें कि ये जितने भी ये आपको जितनी भी कर्व्स मिली है ना, ये वाली इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो आपको इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान में इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान में बच्चों ये जो आपको ग्राफ हासिल हुआ था, ठीक है, आपने देखा था ये ग्राफ जो था ये ऐसे इस शेप में आप लोगों को ये ग्राफ जो मिला हुआ था। इसमें आप लोग एक चीज पर गौर करें कि इधर से ना, इधर से ऊपर जाते जाते यहां तक इस पॉइंट से ऊपर जा रहे हैं और उसके बाद बच्चों आप लोग नीचे भी तो आ रहे हैं, जाहिर बात है। अच्छा, इधर से ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है, ये आपको पता है इस कर्व का ये पॉइंट जो है बच्चों ये क्या है, इस कर्व का लेमडा मैक्स वाला पॉइंट है, ठीक है। बच्चों लेमडा मैक्स वो वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ के ऊपर इंटेंसिटी मैक्सिमम शो होती है। अच्छा, इस लेमडा मैक्स से पीछे पीछे देखें, माशाल्लाह आप लोग भी समझदार लोग हैं मेरी तरह, ठीक है। आप लोग बच्चों यहाँ पे बड़ी गौर से देख सकते हैं कि लेमडा मैक्स से पीछे पीछे वेवलेंथ के बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मगर लेमडा मैक्स से आगे आप लोग देखें बच्चों, वेवलेंथ के बढ़ने से इंटेंसिटी में डिक्रीज आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। जरा तीसरा पॉइंट आप लोग अगर किताब पे गौर से पढ़े ना, उसने लिखा हुआ फॉर ऑल द वेवलेंथ्स, जितनी भी ऑल द वेवलेंथ्स एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर कॉजेज एन इंक्रीज इन द एनर्जी एमिशन। कहता है टेम्परेचर का इंक्रीज एनर्जी के एमिशन में इंक्रीज लेके आता है, ठीक है। यानी द रेडिएशन इंटेंसिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ। यानी लैम्डा मैक्स से पहले पहले आप लोग यहां पर ये लिख सकते हैं, लैम्डा मैक्स से पहले पहले वेवलेंथ के बढ़ने से इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन भी बढ़ रही है। और मगर लैम्डा मैक्स के बाद वेवलेंथ का इंटेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो ये तीसरा पॉइंट है इसका। मेरा ख्याल है इसमें कोई मुश्किल चीज है ही नहीं है। लैम्डा का इंटेंसिटी के साथ लैम्डा मैक्स से पहले पहले डायरेक्ट रिलेशन है, लैम्डा मैक्स के बाद बच्चों इनके दरमियान में इनवर्स रिलेशन है। तो लैम्डा मैक्स से पहले इंटेंसिटी के बढ़ने से वेवलेंथ के बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ती है, उसके बाद वेवलेंथ का और इंटेंसिटी का इनवर्स रिलेशन है। ये मैंने नहीं बताया, ये ल्यूमर एंड प्रिंशियम ने जो ब्लैक बॉडी की इंटेंसिटी वेवलेंथ कर्व हासिल की थी उसका ये रिजल्ट हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। ये हम उस कर्व का रिजल्ट पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग ये चाहते हैं ना ये कर्व कैसे आई कैसे नहीं आई, तो आपको एफएससी छोड़ के पहले बीएससी करनी पड़ेगी। सही बता रहा हूं मैं, रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है। तो जितना आपकी किताब में है बेसिक उतनी सी चीज, ये रिजल्ट जो हुआ इसमें कॉन्सेप्ट नाम की चीज है मगर वो बहुत हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम उसमें भी नहीं जाएंगे फिलहाल। फिलहाल हम लोग अपनी एफएससी को कवर करेंगे, और एफएससी बिल्कुल बेस है, इसी से आगे तो फिर आप लोगों ने इनकी रीजंस भी पढ़नी है बड़े होके सारा कुछ। तो अब देखें इधर आप लोगों ने, उसके बाद बच्चों जो चौथा पॉइंट है ना, चौथा पॉइंट ये जितनी भी कर्व्स है ना, इन कर्व्स के अंडर जो एरिया होता है बच्चों, एरिया अंडर ईच कर्व, एरिया अंडर ईच कर्व, एरिया अंडर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, आप लोग इसकी बकायदा हेडिंग भी बना सकते हैं, एरिया अंडर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बच्चों जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इसके अंडर जो एरिया होगा, ये एरिया क्या शो किया करेगा। बच्चों मेरी एक बात याद रखना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने लगा हूं। एरिया अंडर ईच कर्व, एरिया अंडर ईच कर्व रिप्रेजेंट्स द, बच्चों एरिया अंडर ईच कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एरिया अंडर ईच कर्व गिव्स, बच्चों एरिया अंडर ईच कर्व आपको क्या प्रोवाइड करता है, एरिया अंडर ईच कर्व गिव्स टोटल एनर्जी रेडिएटेड, टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर,
पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये यानी एरिया अंडर ईच कर्व गिव्स एनर्जी ओवर टाइम ओवर एरिया। बच्चों ये एरिया अंडर ईच कर्व टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है। टोटल एनर्जी जो भी ब्लैक बॉडी रेडिएट करती है कितने टाइम में करती है और कितना उस ग्राफ के अंडर एरिया है, तो उस एनर्जी को उस टाइम एरिया से डिवाइड करवा के आपको जो ओवरऑल चीज मिलती है ये मिलती है। तो बच्चों ये याद रखिएगा, एरिया अंडर ईच कर्व गिव्स टोटल एनर्जी पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर ओवर ऑल द वेवलेंथ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक हो गया। और बच्चों आप लोगों को पता है कि एरिया अंडर ईच कर्व आप लोगों को एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया देता है। अब उसने ना इस एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को आप लोगों की टेक्स्ट बुक में, अगर आप लोगों ने कभी गौर से देखा हो ना, आपकी टेक्स्ट बुक में उसने इसको सिर्फ एक ही ई बोल दिया है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं एरिया, उसने ना अब ये बात बोली, एरिया अंडर ईच कर्व गिव्स बेसिकली प्रोवाइड करता है इंटेंसिटी। आपको याद है आप लोगों ने बचपन में इंटेंसिटी का एक फार्मूला पढ़ा था, एनर्जी पर इन साउंड वेव्स, साउंड एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। वो 10th क्लास में जब आप लोग छोटे छोटे होते, जब गए थे नए नए 10th क्लास में, तब आप लोगों ने वहां पे ये फार्मूला पढ़ा था कि एरिया अंडर ईच कर्व गिव्स एनर्जी, अपना क्या नाम है, वहां पर पढ़ा था साउंड एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, कुछ याद आ रहा है आपको, जिसको आप लोगों ने बाद में वाट पर स्क्वायर मीटर भी बोलते हैं उसके यूनिट। तो बच्चों याद रखिएगा, यहां पर भी जो ई है ना, ये जो एरिया अंडर ईच कर्व गिव्स इंटेंसिटी, आपकी बुक वाले ने उसको ई से रिप्रेजेंट कर दिया। ये ई बेसिकली क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे धोखा खा जाते हैं, सर जी इंटेंसिटी को तो आई से रिप्रेजेंट नहीं करते। ओ भाई, उसने इसको नाम ई का दे दिया, तो आपकी भी मजबूरी है फिर आप लोग भी इसको ई का ही नाम दे दें। तो ये बच्चों एनर्जी, अब ये उसने ये बोला था, ये जो इसी के अंदर ना बच्चों, ये अब इंटेंसिटी है, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि ये इंटेंसिटी हर कर्व का टेम्परेचर था ना, हर कर्व का डिफरेंट टेम्परेचर था, हर टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओ भाई बच्चों, ये एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो होती है, हर कर्व के एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी मैं कह सकता हूं एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर स्क्वायर एम्पेयर पर स्क्वायर मीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हर कर्व का जो टेम्परेचर होता है, इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो उसकी टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। 4 क्यों आया, कैसे आया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना दो साइंटिस्ट थे उस वक्त, उस जमाने में। एक का नाम स्टीफन था, एक का नाम बोल्ट्जमैन। एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। बच्चों ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहलाता है। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन ने बताया था कि अंडर ईच कर्व जो एनर्जी होती है वो टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों, उसमें हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों इसको जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म किया उन्होंने, तो यहां पर लगाया E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टी की पावर 4, और उसके बाद इसी कॉन्स्टेंट को उन्होंने सिग्मा का नाम दे दिया, और इस सिग्मा को बोला जाता है स्टीफन्स कॉन्स्टेंट, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बच्चों इस सिग्मा को क्या बोलते हैं, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोला जाता है। ये जो सिग्मा होता है इट इज नोन एज स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बच्चों इसको हम लोग स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। तो बच्चों ये आप लोगों ने याद रखना है, दिस सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब इस सिग्मा की आप लोगों ने बच्चों यूनिट भी निकालने हैं और इसकी डायमेंशंस भी अभी निकालनी है, मगर अब इसकी जो वैल्यू आपकी किताब में लिखी, पहले बताइए यहां तक समझ लगी है, इसमें मतलब ये रीजन इसकी हमें जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहां तक ये इधर मैक्स, इधर डायरेक्ट रिलेशन, इधर इनवर्स रिलेशन, उसके बाद एरिया अंडर ईच कर्व आपको क्या देता है। डन, हरी अप हैंड रेज करना, जल्दी 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 जल्दी, हरी अप जल्दी करें, मिनट लगाओ, इतनी देर में बंदा हज कर रहा था, जल्दी करो चरसी लोगो। हाँ ये चीज। अच्छा अब बच्चों अगली बात आप लोगों ने बड़े गौर से सुननी है, नेक्स्ट पॉइंट बड़े काम का है। देखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को ना ये देखें, ये जो सिग्मा है, टॉपिक आपका ये खत्म हो गया, बस अब हमने कुछ टिपिकल बातें करनी है। ये जो सिग्मा है बच्चों,
इसकी बकायदा वैल्यू भी होती है। इस सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर स्क्वायर मीटर केल्विन की पावर -4। अब अक्सर बच्चे यहां पर ये सोच रहे होंगे कि ये वाली वैल्यू कहां से आ गई। ओ भाई, जहां से भी आई आप लोगों ने जस्ट ये वाली वैल्यू याद रखनी है। आपको क्या गर्ज ये कहां से आई कहां से नहीं आई। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई है वैल्यूज पुट करके। आपकी बुक में ऐसे लिखी है, आपने जस्ट इसको याद रखना है। हाँ, अगर आप लोगों के कॉलेज वाले आपको इसकी रीजन बता दें तो आप लोग मुझे भी जरूर बता देना, ठीक है, एफएससी में। अच्छा, अब अगली बात जरा आप लोग सुने बच्चों। तो अब देखें, यहां से ना ये तो इस सिग्मा की वैल्यू आई। अच्छा, इसके यूनिट्स कैसे डिराइव हुए हैं, चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखें, अभी आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था जी, E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। तो सिग्मा बराबर आ गया E डिवाइडेड बाय टी की पावर 4। बच्चों, जो E होता है वो क्या चीज होती है, उसने बोला था E एनर्जी नहीं है। ये क्या है, ये इंटेंसिटी है। ये ई बच्चों एनर्जी नहीं है, इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी के यूनिट होते हैं वाट पर स्क्वायर मीटर, और टेम्परेचर के होते हैं केल्विन। तो ये पावर 4 आ गई, तो ये बन गया वाट पर स्क्वायर मीटर केल्विन की पावर -4। ये यूनिट्स इसलिए बच्चों मैंने लिखे हैं, वाट पर स्क्वायर मीटर केल्विन की पावर -4, ये इसका यूनिट है। ठीक है, अगर मैं इसी को फर्दर सोल्व करूं तो देखें, वाट जो होता है आपको पता है ये जॉउल पर सेकंड होता है। ये पर स्क्वायर मीटर अपनी जगह पर, केल्विन की पावर -4 भी अपनी जगह पर। अब जॉउल जो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड होता है। पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर केल्विन की पावर -4 अपनी जगह पर। तो ये बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस की पावर -3 एम की पावर -2 के की पावर -4। तो लो जी बच्चों, ये इसके जो है ना बेस यूनिट्स की फॉर्म में भी आ गया है। ये इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स भी आ गया है ऐसे। ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आया। अगर अच्छा, अगर मैं बच्चों आप लोगों को कहता हूं जी इसकी डायमेंशंस बताएं, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 एल की पावर -2 के की पावर -4। सो बच्चों, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला भी आप लोगों के सामने आ चुका है। तो बच्चों, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये पेपर में नहीं आपने लिखनी है, जस्ट मैंने आपको वैसे ही बता दी है। तो बच्चों, इसकी डायमेंशंस भी आप लोगों की निगाहों के सामने आ गई हैं, और इसके यूनिट्स भी आप लोगों के सामने आ गए हैं। तो लो बच्चों, ये था आपका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ओवरऑल। अब मैं एक मर्तबा इसकी पूरी की समरी बता देता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ये बातें याद हो जाएं। अगर बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पता किस तरीके से आएगा। आप लोग देखें पेज नंबर 183 पर ना, अपनी टेक्स्ट बुक पर देखें, प्लांक्स अजम्पशन से ऊपर ऊपर तक ये सवाल इस तरह से आता है, व्हाट इज ब्लैक बॉडी, ठीक है जी, व्हाई इट इज नोन एज आइडियल एब्जॉर्बर, ठीक है जी, एंड एज आइडियल रेडिएटर। ये आइडियल एब्जॉर्बर भी और आइडियल रेडिएटर क्यों होती है, आपने शुरू से लेकर तो जो उसके पहले दो पैराग्राफ हैं वो लिखने हैं, और उसके बाद वो कहेगा डिस्क्राइब ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बेस के ऊपर ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करें। तो बच्चों, आप लोग फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन की ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम तक ये आप लोग लिखेंगे, जहां पर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ खत्म होता है वहां पे ये खत्म होगा। लो जी बच्चों, तो ये था आप लोगों का छोटा सा टॉपिक। अब इसकी जो ओवरऑल समरी है बच्चों, वो ये थी कि सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों देखा कि जब भी कोई बॉडी, समरी में मैं अब आपको मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ, जब भी कोई बॉडी को हीट करते हैं, किसी भी बॉडी को क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, तो बच्चों उस बॉडी के अंदर से रेडिएशंस एमिट होती हैं। उस बॉडी के अंदर से बच्चों रेडिएशंस एमिट होती हैं। अच्छा, वो जो रेडिएशंस एमिट होती हैं बच्चों, उन रेडिएशंस की जो नेचर होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, उससे निकलने वाली रेडिएशंस की वेवलेंथ उतनी कम होगी। इस चीज को हमने बाय एक्सपेरिमेंट भी करके देखा। बाय एक्सपेरिमेंट कैसे किया, हम लोगों ने प्लाटिनम वायर को हीट अप किया। प्लाटिनम वायर को जब हम लोगों ने हीट किया डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर, तो उससे डिफरेंट कलर्स उसके बने। वहां से हमने देखा जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम थी उसके ऊपर टेम्परेचर मैक्सिमम था। ये एक्सपेरिमेंट हमने किया। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन की, कि ब्लैक बॉडी होती क्या है, ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन हम लोगों ने की। और बच्चों उसके बाद पहले हमने जनरल बात की थी ना, उसके बाद हम लोग ब्लैक बॉडी की तरफ गए। ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन उसने लिखी। ब्लैक बॉडी के बारे में उसने दो चीजें एक्सप्लेन की, कि आइडियल एब्जॉर्बर एज वेल एज, ये आइडियल एब्जॉर्बर भी है,
जब ये एब्जॉर्ब करेगा लो टेम्परेचर के ऊपर करेगा, और जब ये आइडियल रेडिएटर भी है ये, ठीक है, और रेडिएशंस को रिलीज करेगा हाई टेम्परेचर के ऊपर, इसको हीट अप करेंगे तो रेडिएशंस को रिलीज करना शुरू कर देगा। टेम्परेचर इसके सराउंडिंग से लो होगा तो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखी। इंटेंसिटी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, उस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में बच्चों हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा टोटल 4 पॉइंट्स देखे। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में टोटल हम लोगों ने कितने पॉइंट देखे? 4 पॉइंट देखे। बच्चों सबसे पहला पॉइंट ये था नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी वाला पॉइंट। बच्चों कौन सा था? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। पहला पॉइंट बच्चों इसका ये था। फिर दूसरा जो हम लोगों ने देखा बच्चों, दूसरा पॉइंट इसका हमें ये मिला था कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बच्चों हम लोग उसको ना वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बच्चों ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये वही है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि वेवलेंथ का टेम्परेचर लैम्डा मैक्स का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है। फिर हमने देखा था जी कि T इंटू लैम्डा मैक्स किसके बराबर आया? एक कांस्टेंट के बराबर आया। और इसी कांस्टेंट को बच्चों हम लोगों ने बाद में क्या बोला? इसी कांस्टेंट को हम लोगों ने नाम दिया था किसका? वीन्स कांस्टेंट का। बच्चों इसी कांस्टेंट को हमने किसका नाम दिया? हमने नाम दिया वीन्स कांस्टेंट का, और इसकी वैल्यू 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन थी। तो ये वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू थी। अगर मैं आपको कहता हूं जी वीन्स कांस्टेंट की डायमेंशंस बताएं, तो आप लोग लिख देंगे एल थीटा, या एल के भी लिख सकते हैं। टेम्परेचर की केल्विन होती है, थीटा भी होती है ना, मैंने आपको बताया था फर्स्ट ईयर में टेम्परेचर की डायमेंशन, तो इसकी डायमेंशन एल थीटा बनती है वीन्स कांस्टेंट की। ठीक हो गया बच्चों? तो ये इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट जो चीज देखी थी वो क्या? तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया समरी के तौर पर? तीसरा पॉइंट आप लोगों ने लिखना है रेडिएशन इंटेंसिटी वेरीज विद वेवलेंथ। रेडिएशन इंटेंसिटी, जो रेडिएशन की इंटेंसिटी थी, इंटेंसिटी वेरीज विद वेवलेंथ, वेरीज विद वेवलेंथ। बच्चों वेवलेंथ के साथ साथ वो क्या होती है? वेरी होती है, वो चेंज होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों वो ही वाला कि डायरेक्ट रिलेशन भी है, इनवर्स रिलेशन भी है। उसके बाद एंड पर आप लोगों ने एरिया अंडर ईच डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ा। लें जी, ये है आपका अभी तक का टोटल टॉपिक, एरिया अंडर ईच डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। एरिया अंडर ईच डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो लो जी बच्चों, ये आप लोगों के पास आप लोगों का टॉपिक दी एंड हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। ठीक है, ये हमने क्या नाम है अपना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है जी, डिस्कस द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स। ये ऐसे भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। कैसे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है? व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, डिस्कस द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स। ठीक है, तो आप लोगों ने यहां से शुरू होना है, जहां से ये टॉपिक शुरू हो रहा है यहां तक लिखना है। डन बच्चों, हरी अप, रेज योर हैंड, जल्दी 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 मिनट लगाओ। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। ओके जी, गुड। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट आती है इन्हीं रेडिएशंस के ऊपर ना प्लैंक्स की कुछ अजम्पशंस आई। प्लैंक्स की अजम्पशन क्या थी इन रेडिएशंस के मुतालिक? हम लोगों ने उसको नाम दिया बच्चों किसका? प्लैंक्स अजम्पशन। प्लैंक्स अजम्पशन। लो जी बच्चों, प्लैंक्स अजम्पशन क्या थी? बच्चों ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक ना अजम्पशन थी। सबसे पहले याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपकी बुक की मैं कुछ लाइनें पढ़ रहा हूं। कहता है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो थी ना, वो मैक्सवेल ने एक्चुअली एक्सप्लेन की थी। इलेक्ट्रो ये ना सारी ब्लैक बॉडी के ऊपर ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये एक्सप्लेन की थी बच्चों मैक्सवेल ने। ठीक है, मैक्सवेल ने एक्सप्लेन की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। उसकी बेस के ऊपर बच्चों ये इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बाय मैक्सवेल कैन नॉट एक्सप्लेन, ये बच्चों फेल होगी ये थ्योरी, कैन नॉट एक्सप्लेन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स।
बच्चों ये इंटेंसिटी या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को एक्सप्लेन करने में ये फेल हो गई। ठीक है, जिस तरह अभी आपने पढ़ा ना कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या नाम है, ल्यूमर और प्रिंशियम ने जो बनाया था, मतलब इसका उसने उसमें आप लोगों ने पढ़ा कि वेवलेंथ का इंटेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन भी है और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इनवर्स रिलेशन भी है। इन्होंने अपनी एक थ्योरी, जो इनकी थ्योरी थी ना, वो डिफिकल्ट थी, मतलब इसके लिहाज से डिफिकल्ट थी, मतलब है इससे आसान थी मगर इनसे टोटली डिफरेंट थी। वो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। अगर किसी बच्चे को शौक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ने का, तो वो अपनी एफएससी छोड़ के आराम सुकून से बीएससी में जाके पहले वो पढ़ के बाद में आप लोग एफएससी कर लें, फिर ज्यादा कामयाबी मिलेगी आपको। ठीक है, तो आप लोग बस इतना सा ज़हन में रखें कि ये फेल हो गई थी। उसके बाद द सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गिव राइज टू न्यू एंड नॉन क्लासिकल व्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, आगे कहता है जी, इन 1900 अ जर्मन फिजिकिस्ट। बच्चों फिर क्या हुआ जी, 1900 में जब ये फेल हो गई, तो इन 1900 बच्चों 1900 में क्या हुआ, जर्मन फिजिकिस्ट मैक्स प्लैंक। ठीक है, 1900 में बच्चों मैक्स प्लैंक आया। कौन आया? मैक्स प्लैंक। इस मैक्स प्लैंक ने कहा कि जिस भी किसी भी ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस एमिट होती है ना, अच्छा, ये अभी आपने पीछे देखा ना कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो कर्व थी वो नॉन यूनिफॉर्म थी। वो क्या थी बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म थी। मगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती थी जी नहीं, वो यूनिफॉर्म है। तो इसीलिए तो बेसिकली ये एक्सप्लेन करने में फेल हुई थी। वो कैसे, क्यों, दैट इज नॉट अवर टॉपिक। हाँ, तो बच्चों फिर जब 1900 में मैक्स आया, इसने बच्चों क्या काम किया, इसने कहा कि एमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ मैटर, इसने भी यही बोला। इसने क्या बोला? मैक्स प्लैंक ने बोला एनर्जी ऑफ एमिशन, एनर्जी ऑफ एमिशन फ्रॉम मैटर, एनर्जी ऑफ एमिशन फ्रॉम मैटर इज नॉट कंटिन्यूस, इज नॉट कंटिन्यूस। इसने भी बोला बच्चों वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो कंटिन्यूस नहीं है। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है, इसने भी बोल दिया बच्चों के एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम मैटर इज नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, बल्कि ये एमिट या एब्जॉर्ब होती है किसी भी ब्लैक सरफेस से। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, ये जो रेडिएशंस किसी भी ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस एमिट या एब्जॉर्ब होती हैं, इसने फिर ये बोला, प्लैंक ने क्या बोला बच्चों? प्लैंक अंकल ने बोला कि किसी भी ब्लैक बॉडी से, किसी भी ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस, किसी भी ब्लैक बॉडी से बच्चों जो रेडिएशंस एमिट होती है, ठीक है जी, या वो एब्जॉर्ब करती है, बच्चों ये रेडिएशंस को एमिट या एब्जॉर्ब करती हैं कंटिन्यूस वेव्स की फॉर्म में नहीं, बल्कि डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में, डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में बच्चों ये एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब करती हैं। और इन डिस्क्रीट पैकेट्स को हम लोगों ने बच्चों किसका नाम दे दिया? बाद में क्वांटा का नाम दिया। आपके अंकल प्लैंक ने क्या बताया, बस आप लोगों ने अब कितना सा ज़हन में रखना है, आपने देखना है जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो थी, इस पूरी चीज को ब्लैक बॉडी के पूरे पिछले टॉपिक को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। तो लिहाजा 1900 में कौन आ गया? मैक्स प्लैंक आया। इसने कहा कि जो रेडिएशंस एमिट या एब्जॉर्ब होती हैं वो कंटिन्यूस नहीं होती, बल्कि वो डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में रेडिएशंस एमिट या एब्जॉर्ब होती हैं। और उन डिस्क्रीट पैकेट्स को किसका नाम दिया गया बच्चों? क्वांटा का नाम दिया गया। और बच्चों उसके बाद अगली बात जो इसने की ना, ठीक है, हर क्वांटा जो है ना, कहता है ईच क्वांटम, ठीक है, इज एसोसिएटेड विद रेडिएशन ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। कहते हैं हर क्वांटा, जितने भी ये क्वांटा है, हर क्वांटा की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है बच्चों, ईच क्वांटम, बच्चों ये जितने भी क्वांटा की फॉर्म में रेडिएशन रिलीज हो रही हैं, कहते हैं ईच क्वांटा, ठीक है, हर क्वांटा की क्या होती है बच्चों? अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, पर्टिकुलर एनर्जी होती है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी होती है। और इसने बोला कि हर क्वांटा की जो एनर्जी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये मैंने नहीं बोला, ये आपके अंकल प्लैंक ने बोला। और इन्होंने बोला कि हर क्वांटा की जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू एफ आया।
इस कांस्टेंट को बाद में देखा गया तो इस कांस्टेंट को हम लोगों ने प्लैंक अंकल की बेस के ऊपर ही क्या नाम दे दिया, हमने नाम दे दिया प्लैंक्स कांस्टेंट का। बच्चों हमने किसका नाम दे दिया इनको, प्लैंक्स कांस्टेंट का, फिर हम लोगों ने इसको नाम दे दिया। और ये प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है ये 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जाउल सेकंड भी होता है। और बच्चों ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जाउल सेकंड होती है। अब आप लोग यहां से देख भी सकते हैं कि बच्चों इसके जो यूनिट निकलने हैं ना, इसके जो यूनिट निकलने हैं जाउल सेकंड, ये निकलेगा जी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड इनटू सेकंड, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो बच्चों ये इसका यूनिट आ गया, ठीक है। और ये यूनिट बच्चों फिजिक्स में याद रखिएगा सेम होता है एज डेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और बच्चों ये यूनिट जो है किससे मैच करता है, एंगुलर मोमेंटम से मैच करता है। और अगर इसकी डायमेंशंस देखी जाए तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, सो दैट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो बच्चों ये प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस भी आ गई हैं सेम एज दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये होती हैं। अच्छा अब ये आप लोगों के पास बच्चों यहां तक प्लैंक्स अंकल की बातें आ गई। आपको पता है जो प्लैंक थे ना, प्लैंक अंकल, ठीक है, इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला था 1918 में। बच्चों किस ईयर में, डिस्कवरी, क्योंकि देखें इन्होंने क्या डिस्कवरी की थी, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ एनर्जी क्वांटा, हर क्वांटा की जो एनर्जी होती है ना, इस चीज को एक्सप्लेन करने वाले अंकल का नाम ही क्या था, क्या नाम था, प्लैंक। और बच्चों इनको नोबेल प्राइज मिला था, किस ईयर में नोबेल प्राइज मिला गया था इनको इस बेस के ऊपर, इनको नोबेल प्राइज बच्चों मिला था 1918 में। तो ये इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो ये आप लोगों के पास ना कुछ बच्चों बातें आई हैं आपके अंकल प्लैंक की, ठीक है, जो जो यहां से एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। अच्छा अब आप लोग देख सकते हैं इसी फॉर्मूले में आप लोग देखें एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। आपको पता है फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए तो बोलते हैं हर क्वांटा की एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन, वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब अगर मैं आप लोगों से किसी भी क्वांटा की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान में ग्राफ पूछ लूंगा तो आप लोग आंखें बंद करके बताएंगे कि बच्चों एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान में जो ग्राफ है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। जबकि इधर से इधर जो है, इधर एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान में, तो बच्चों हर क्वांटा की एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान में ग्राफ जो है बच्चों वो इस शेप का आता है। और ये भी आप लोग देख सकते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म शेप ही बन रही है। तो बच्चों ये एनर्जी और वेवलेंथ का ग्राफ आता है। अच्छा फिर एक चीज और, अगर मैं आप लोगों से पूछूं स्लोप ऑफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी ग्राफ, क्या सवाल पूछ लूं, स्लोप ऑफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी ग्राफ ऑफ अ फोटोन या ऑफ आ क्वांटा, क्योंकि ये हर क्वांटा की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है ना, गिव्स। तो बच्चों अब ऑप्शन में लिखता हूं जी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, चार्ली लिखता हूं कूलम्स कांस्टेंट, और बच्चों डेल्टा में लिख देता हूं वीन्स कांस्टेंट। जी आंसर बताएं, बल्कि आप लोग तो बोल नहीं सकते तो ये देखें मैं बताता हूं अभी। बच्चों स्लोप ऑफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी ग्राफ, अब आपको पता है जो स्लोप होती है, स्लोप वो किसके बराबर होती है, स्लोप तो होती है वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस, एनर्जी ओवर एफ लिखेंगे। अब ई इज इक्वल टू होता है एच एफ, नीचे भी एफ है, एफ एफ से कट गया, तो बच्चों आपके पास सिर्फ और सिर्फ एच बच गया। तो स्लोप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंटी टेस्ट के हवाले से भी, स्लोप ऑफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी ग्राफ ऑफ अ क्वांटम या ऑफ अ क्वांटा गिव्स। तो बच्चों आप लोग ये आंसर लिखेंगे। जी बच्चों यहां तक ओके हो गया। तो ये था जी आपकी जो क्या नाम है प्लैंक्स अजम्पशन थी, वो इसके बारे में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में वो ये थी। ओके जी बच्चों। अच्छा अब यहां से ना एक चीज और आप लोग देख सकते हैं, मैं ऐसे भी कह सकता हूं बच्चों, देखें आप लोग देखें E इज इक्वल टू एच एफ, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा, ये आप लोगों को किसने दी, प्लैंक अंकल ने दी, ये किसने दी आपको, प्लैंक्स इक्वेशन, ठीक है। अच्छा एक आपको आइंस्टाइन ने भी इक्वेशन दी है, E इज इक्वल टू एम सी स्केयर, ये आइंस्टाइन की भी बच्चों आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अच्छा क्यों ना हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मिला दें, आइंस्टाइन और प्लैंक की दोस्ती करवा दें, तो बच्चों इनकी दोस्ती के नतीजे में मैं कह सकता हूं एच एफ इज इक्वल टू एम सी स्केयर भी आ गया।
HF इज इक्वल टू mc² आया। और यहां से एक बच्चों मजे की बात देखें, क्या मैं लिख सकता हूं HF/c इज इक्वल टू mc, और mc आपको पता है मोमेंटम कहलाता है, तो HF/c इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तो बच्चों ये फोटोन के मोमेंटम का फार्मूला आपके पास आया है। अब आप लोग यहां पर एक छोटी सी चीज देखें, c इज इक्वल टू आपको पता है f लैम्डा होता है, यहां पर पुट करें HF/c की जगह पर f लैम्डा पुट करें इज इक्वल टू p आया। f से कटा, जब f से कट गया बच्चों आपके पास ये बच गया p इज इक्वल टू h/लंगड़ा। इसका मतलब ये जो p आया है ना आपके पास, ये p बेसिकली कहलाता है मोमेंटम ऑफ द फोटोन। इस p को हम लोग फिजिक्स की दुनिया में क्या बोलते हैं, फोटोन का मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, मोमेंटम ऑफ फोटोन का हम लोग इसको नाम देते हैं। और मोमेंटम ऑफ फोटोन का आप लोग देख सकते हैं वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो बच्चों इसका मतलब जिस फोटोन की वेवलेंथ या जिस क्वांटा की वेवलेंथ कम होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, और फोटोन की